तो हिस्ट्री के एंड गेम के बाद अब बारी है इकोनॉमिक्स की। क्या हाल है क्लास 10? मैथ्स और साइंस में एंड गेम करने के बाद अब बारी एसएसटी की है। जो क्वेश्चंस कर रहा हूं वो यहीं से आएंगे। और अगर पूरे चैप्टर की वीडियो देखनी है 15 मिनट रिवीजन के अंदर तो अलग से ब्रह्मास्त्र सीरीज डाल दी है हमने। आज हम पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स चट सफा चट कर देंगे। जिस इकोनॉमिक्स में आपको परेशानी होती है, वैसे तो बड़ा आसान सब्जेक्ट है बट स्टिल वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, वो सारी चीजें करवा दूंगा जो बोर्ड्स में आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ रिवीजन करते हैं जल्दी से फ्लो चार्ट लेवल पे। पहले बेटा डेवलपमेंट, बहुत इजी चैप्टर। डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर ग्रो कर रही है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा, डेवलपमेंट बोलेंगे। और एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर, किसी एक के लिए डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए भी डेवलपमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैम्स बनाना चाहती है, बढ़िया चीज है, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, बट उन डैम्स बनाने के लिए आपको आजू बाजू की पॉपुलेशन को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। आईएमपी क्वेश्चन है। और बेटा एक इंसान सिर्फ डेवलपमेंट में पैसा नहीं देखता, वो 10 चीजें देखता है। उसको क्या क्या चाहिए? मिक्स ऑफ गोल्स में फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट, रिस्पेक्ट, गुड हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट। पैसा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट भैया आजकल ये सारी चीजों का भी दबदबा है, तो इसलिए कहते हैं लोग मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ देखते हैं और हर इंसान का अपना गोल है। अच्छा, फिर इसमें आता है कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, जिसमें एक सबसे मेन फॉर्मूला आता है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और बेटा मेरी बात सुनना, क्या पर कैपिटा इनकम एक्यूरेट मेजर है? नहीं। पर कैपिटा इनकम भी हाइड कर देता है कि देश में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, वो हाइड कर देता है। अब इसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बनाया है कि कौन सा देश रिच कंट्री, कौन सा देश गरीब कंट्री। अगर देखोगे हाई इनकम कंट्री उनको बोलते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $63,400 से ज्यादा है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आपके 2400 के बीच में आ जाता है, जिसमें भारत देश आता है। और लो इनकम में 2400 से भी और नीचे आप आ जाएंगे, इंडिया के लगभग 10,000 के आसपास है डॉलर में, और 2400 से जिसकी कम है वो और गरीब देशों में काउंट हो जाएगा। बेटा इसी में फिर आता है यूएनडीपी का क्राइटेरिया। कभी कभार पूछता है इन दोनों के क्राइटेरिया में फर्क क्या है। बहुत फर्क है। वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पैसे को कैटेगराइज करता है, यूएनडीपी पैसे के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, लिटरेसी, एजुकेशन, ये सारी चीजों को भी मायने रखवाता है। इस वजह से यूएनडीपी का क्राइटेरिया ज्यादा बेहतर है। प्लस प्लस यूएनडीपी जो रैंकिंग निकालता है जिसको हम बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसकी पूरी रैंकिंग आती है कि कौन सा देश कैसा, कौन सा देश कैसा। तो देखो जैसे ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा, इस डेटा में पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग, एचडीआई रैंक, याद रखेंगे इंडिया की जो रैंक है वो 134 है। इंडिया की जो रैंक है 134 है। अभी भी हम पीछे चल रहे हैं आउट ऑफ 195 कंट्रीज जो विश्व में है। और बेटा एक और चीज पता होनी चाहिए, यूएनडीपी के क्राइटेरिया में 2-3 वर्ड्स आते हैं। आईएमआर आता है, नेट अटेंडेंस रेशियो आता है, लिटरेसी रेट आता है। आईएमआर इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो बच्चे जो 1 साल से पहले ही मर गए हों उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ये जितना कम हो दिखाता है कि हमारे देश में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम है। जैसे केरला, जो एक इनकम वाइज तो इतना अच्छा देश, इतना अच्छा स्टेट नहीं है, मॉडरेट है, बट उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे इतना खर्च किया है कि वहां पर एजुकेशन भी अव्वल दर्जे की है, हेल्थ भी अव्वल दर्जे की है। तो केरला इसका एग्जाम्पल है। वहीं बिहार, जहां इनकम भी कम है और बाकी पैरामीटर्स में भी वो देश, वो वापस देश बोल रहा हूँ, वो स्टेट बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है बेटा। और एनएआर क्या होता है सर? नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूलिंग अटेंड कर रहे हैं, लगभग 14 टू 16-17 एज तक वो स्कूलिंग के कैटेगरी में एनएआर आता है। ठीक है बेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट यूएनडीपी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुमको पता ही होगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जी रहा है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर काउंट करते हैं। बेटा बोर्ड्स आजकल इसमें से बहुत पूछ रहा है।
लास्ट ईयर भी 5 नंबर में से क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए यूज ना करें, हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखें। ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को सेव किया जाए ताकि प्रेजेंट जनरेशन भी खुश हो, फ्यूचर जनरेशन भी खुश हो। इसमें और कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाओ, जो आजकल अल्टरनेटिव्स है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। और जितना आप कम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जाओगे, उतना देश सिक्योर होगा, उतना डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य है। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है बेटा। इसमें फिर एक और आता है, मनी कैन नॉट बाय ऑल दी हैप्पीनेस। तो छोटी मोटी चीजें तो है। फिर आ जाइए आप दूसरे चैप्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत इजी चैप्टर, ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले ये 3 सेक्टर्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज से कच्चा सामान निकाला जाता है, खेती वगैरह, डेयरी वगैरह, ये सारी चीजें। सेकेंडरी सेक्टर में उसी रॉ मटेरियल से जो प्राइमरी में निकाला, उससे मशीन के द्वारा गुड्स बनाए जाएंगे, फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे। कैसे गुड्स बनाए जाएंगे? फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे। फिर उन फिनिश गुड्स को बेचने की जिम्मेदारी, ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी, सर्विसेज देने की जिम्मेदारी टर्शरी सेक्टर लेगा। तो ये तीनों में मोटा मोटा लेवल पे डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए आज भारत देश में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो सेक्टर करता है वो टर्शरी करता है। ठीक है बेटा। फिर हम एक चीज बनाते हैं इन तीनों सेक्टर को कंपैरिजन करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके अंदर हम टोटल वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स का मतलब है जो हमारे ही देश में बने, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी और टेरिटरी, इसको बोला जाता है जीडीपी। याद रखेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है, इंटरमीडिएट नहीं। इंटरमीडिएट मतलब जो मध्य अंतराल, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो प्रोसेस चल रही है वो फाइनल में ऑलरेडी काउंट हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद एक स्कीम आती है मनरेगा। क्यों आती है सर ये? क्योंकि उस टॉपिक में से आ रही है कि कैसे कैसे आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिक्लाइन हो रहा है, और वो डिक्लाइन होने की वजह से हम जॉब अल्टरनेटिव कहां बना रहे हैं। वो अल्टरनेटिव जॉब जहां हम बना रहे हैं उसमें शॉर्ट टर्म जॉब लेवल पे मनरेगा है। मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट होता है। 2005 में स्टार्ट हुई थी, आज 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। कंपलसरी ये जॉब देते हैं, नहीं देंगे तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट फ्री अलाउंसेस भी देंगे। आईएमपी है बेटा, छोड़ के मत जाना। और जो हम बोल रहे थे ना कि एग्रीकल्चर का जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे जो मेन कारण है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी कि एक खेत पे जरूरत 5 लोगों की है बट लगा 9-10 लोग हैं। यानी जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो ज्यादा काम कर नहीं रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं है, खेती नहीं बढ़ रही है, वो मेन कारण है बेटा। बेटा इसमें फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा कि टर्शरी सेक्टर कैसे गेन हो रहा है, अभी वहां पर हम जो क्वेश्चन आएगा तो और टॉपिक पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो पूरा गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से वर्क करता है। अनऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो वर्क नहीं करता है। ऑर्गेनाइज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें, फिक्स्ड टाइमिंग होता है, फिक्स्ड पे होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अनऑर्गेनाइज में सब बेकार, कोई फिक्स्ड पे नहीं, कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, कोई फिक्सेशन नहीं कि भैया तुम्हारी जॉब लगेगी लगेगी, कभी निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हमें वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाइए, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करिए, अच्छे अच्छे लॉज लेके आइए, जाके उनको फायदा होगा। आखिरी 2 सेक्टर्स इसमें आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो पूरा ही गवर्नमेंट का है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गए। गवर्नमेंट हमसे प्रॉफिट चाहती नहीं है, मुनाफा चाहती नहीं है, तो इस वजह से
गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। प्राइवेट सेक्टर, रिलायंस, अंबानीज, अदानीज, टाटास, इनका मोटिव है प्रॉफिट। इंडिविजुअल भी चलाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। फिर आता है तीसरा चैप्टर और सबसे मस्त चैप्टर पढ़ने के लेवल पे, मनी एंड क्रेडिट। पैसा बारंबार, मनी एंड क्रेडिट। बेटा पहले दुनिया में चलता था बार्टर सिस्टम, पहले दुनिया में चलता था बार्टर सिस्टम, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स, तू तेरी लंगोट ला, मैं 1 किलो चावल लेके आऊंगा। तो बेटा ये हो गया गुड्स फॉर गुड्स, बेसिकली बार्टर सिस्टम, बेसिकली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का लैक होना, यानी क्या जरूरी है जो तुम्हें चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और जो सामने वाले को चाहिए वो तुम्हारे पास हो। नहीं है ना जरूरी, नहीं है जरूरी। इस वजह से बार्टर सिस्टम उतना चल नहीं पाया, कॉमन वैल्यू नहीं होती थी, स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर आए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पहले गाय बकरी बार्टर से, फिर गोल्ड, फिर मेटेलिक कॉइन, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, ई मनी, और आज तो क्रिप्टो, आज तो क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंच चुके। बेटा फिर बैंकिंग सिस्टम आता है इस चैप्टर में। बैंक के पास दो लोग होते हैं, डिपॉजिटर, बोरोवर। डिपॉजिटर वो होता है जो अपने पैसे डिपॉजिट कर रहा है, उन डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट? क्योंकि बेटा तुमने जिस समय पैसा डाला, मान लो तुमको अगले ही पल वो रिटर्न पैसा चाहिए तो मिल जाएगा, यानी बैंक हमारी डिमांड से चलेगा, मैं जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा तुझे बैंक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। और सर हम अपना पैसा क्यों जमा करते हैं बैंक में? ताकि इंटरेस्ट मिल जाए, सेव हो जाए और सिक्योर रहे, सिक्योर रहे। बेटा पूरे बैंकिंग सिस्टम और करेंसी प्रिंटिंग की जो जिम्मेवारी है वो है आरबीआई के ऊपर। किसके ऊपर है? आरबीआई के ऊपर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी बॉडी है। आरबीआई करेंसी प्रिंटिंग तो करती है, बट भारत देश के जितने फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है उन सबको कंट्रोल करने का काम, गवर्न करने का काम वही करती है। आरबीआई ये मेक श्योर करती है कि जो बैंक से वो अमीर को भी लोन दे, गरीब को भी लोन दे। आरबीआई ये भी मेक श्योर करता है कि डे टू डे जितनी ट्रांजेक्शन हो रही है वो हमारे तक पहुंचे। फिर आरबीआई लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। मान लो कोई बैंक खत्म होने वाला है तो आरबीआई हाथ दे के बोलेगी चल आजा, मैं तेरा डूबते का तिनके का सहारा बनेगा। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन डालते हैं, बैंकर्स बनते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इशू करते हैं करेंसी को, टॉप स्पोर्ट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट। ये बैंकिंग सिस्टम, डिपॉजिटर, बोरोवर। बेटा जो बोरोवर होता है ना, जिसको लोन लेना है, क्रेडिट लेना है, क्रेडिट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी कभार उधार से फायदा हो जाता है, कभी कभार उधार से नुकसान हो जाता है अगर चुका नहीं पाए। अब जब आप उधार लेते हैं तो कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, यानी उधार की कुछ चीजें, उधार की कुछ रूल्स, उधार के कुछ रेगुलेशंस, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट कितना है, मोड ऑफ पेमेंट कितना है, डेट कितनी है, ईयर कितने हैं। कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है सर? गिरवी क्या रख रहे हो, असेट है क्या कोई? जैसे घर खरीदा तो घर के पेपर गिरवी रखे क्या, गाड़ी खरीदी तो कुछ गिरवी रखा क्या, तो वो गिरवी रखवाना भी जरूरी होता है। तो वो सब टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर लिखा रहता है। दो तरह के सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में आ गए तुम्हारे कॉपरेटिव्स, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, एसएचजीस। इनफॉर्मल में आ गए मनी लेंडर्स, बेकार लोग, रिलेटिव्स, उससे थोड़े अच्छे लोग, दोस्त, वो सारे सारे जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आ जाते हैं। फॉर्मल को तो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, इनफॉर्मल को तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। यहां पर तो लीगैलिटी है, वहां तो कुछ लीगैलिटी नहीं है, केस भी नहीं कर पाओगे भैया तुम। ये सारी चीजें हैं। आखिरी टॉपिक इसके अंदर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप 15, 20 या 100 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, मेनली गांव में बनता है, मेनली महिलाएं होती है इसके अंदर, जो रेगुलर बेसिस पे पैसा इकट्ठा करती है, और उसी ग्रुप में से अगर किसी को लोन चाहिए, किसी और को भी लोन चाहिए, तो ये ग्रुप देता है बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसएचजी तुझे पता होना चाहिए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो मोहम्मद यूनुस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर लास्ट चैप्टर, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले टॉपिक आता है एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जिनका धंधा एक देश में नहीं
2 देश में नहीं, बहुत देशों में। मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पेप्सी, स्प्राइट, गूगल, ये वो, सब एमएनसी, सब एमएनसी। एमएनसी एमएनसी अपने धंधे को हमेशा स्प्रेड करके रखती है। जैसे डिजाइन यूएसए में करवाएंगे, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, असेंबलिंग मैक्सिको में करवाएंगे, और कस्टमर केयर की सर्विस है तो वो भारत से करवा लेंगे। ये सारी चीजें। बेटा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछ लेता है, इंटर कनेक्टेडनेस और इंटरलिंकिंग ऑफ द ग्लोबल। जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हो उन सबका कनेक्शन, उसको हम ये बोलते हैं। बेटा देखो पता होना चाहिए इससे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट होता है। एक तो टेक्नोलॉजी है और एक टैक्स बैरियर का रिमूवल है। टेक्नोलॉजी में तो काफी कुछ हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो, फास्टर चीजें पहुंचना चालू हो गई है, फास्टर सप्लाई होना चालू हो गया है। दूसरा और बोर्ड्स का सबसे फेवरेट, लिबरलाइजेशन। हमारे भारत देश में जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तब भारत ने विदेश की कंपनी के ऊपर एक बैन लगा दिया था, बैरियर लगा दिया था, बैरिकेड लगा दिया था, टुकड़े लगा दिए थे, ताकि कोई भी विदेश की कंपनी भारत में नहीं आ पाए। क्यों? ताकि हमारी लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट 1991 में कुछ ऐसी चीजें हुई, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। 1991 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा या नहीं, अब ये मौका है कि अब हमें वो बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। तब गवर्नमेंट ने टैक्स बैरियर्स को हटाया, और इसी टैक्स बैरियर को हटाने की प्रोसेस को कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लिबरलाइजेशन। 1991 में मनमोहन जी, उस समय के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ने ये चीज करी थी, और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस जो हमारे भारत देश में देखी गई। तो आ सकता है बेटा। फिर आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को देखती है कि फ्री हो, फेयर हो, टैक्स बैरियर्स ना लगे हो, देश गुड्स में कोई दिक्कत ना कर रहे हो, उसको बोला जाता है WTO। जैसे WHO है वैसे WTO है। इंडिया भी इसका बेटा मेंबर है, और इसमें अभी 164 से ज्यादा मेंबर कंट्री है। बेटा फिर ये तो अभी छोड़ दो, पहले इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेन ये है कि ग्लोबलाइजेशन का भारत पे इंपैक्ट क्या हुआ है। पोजीशन और सॉरी पॉजिटिव लेवल पे तो बहुत इंपैक्ट हुआ है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ना हो, जीडीपी की ग्रोथ आना हो, टेक्नोलॉजी बढ़नी हो, देश में कस्टमर्स को वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस मिलना चालू हो जाए, इंडियन टाटा कंपनीज एमएनसी बनना चालू हो गई, तो बहुत सारे वो है पॉजिटिव्स। नेगेटिव्स में क्या है? नेगेटिव्स में लोकल प्रोड्यूसर पिस रहा है। कभी कभार ये एमएनसी जो लेबर होता है उसको कम पैसा देती है ताकि प्रॉफिट जनरेशन किया जा सके। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो दोनों तरफ है, इधर भी अच्छे हैं उधर भी अच्छे हैं, तो पता होने चाहिए। क्वेश्चंस में बेटा देखो, सीबीएसई 2025 में क्या क्वेश्चन पिछले साल ही, द डिक्लाइनिंग नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इन अ जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जो मैंने आपको बोला कि जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रिड्यूस हो रहा है, तो क्यों? और क्यों तो चलो उसके बाद मेन कारण ये है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्डर टेक्नोलॉजी पे आज भी फोकस है, मॉनसून ड्रिवन एग्रीकल्चर है, खेती बारिश पे ज्यादा है। देखो क्या क्या चैलेंज है। एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत हो रहा है, काफी हो रहा है, विदेश की गुड्स सस्ते मिल रहे हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, ये भी है। सब्सिडीज, आपको पता होगा ना, सब्सिडीज बेसिकली छूट। मान लो 100 रुपए के एक फर्टिलाइजर है, गवर्नमेंट ने बोला 20 रुपए हम सब्सिडी देते हैं, तो 80 का मिलेगी, वो अब रिड्यूस हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटीज को रिडक्शन किया जा रहा है, यानी अब भारत से कोई गुड उधर जाएगा तो वहां पर उसको टैक्स कम भरना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहा है, ये सारी चीजें काफी मैटर ऑफ कंसर्न है। डिफाइन जीडीपी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही पूरा लिखा हुआ है, पूरी इंपॉर्टेंस है, ताकि एक तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर हो पाए देश की, कैसा देश का लिविंग स्टैंडर्ड है, अच्छे लोग रहते हैं, कितनी कमाते हैं, वो सारी चीजें पॉलिसी मेकिंग में काम आता है। कंपैरिजन ओवर डिफरेंट नेशंस, पर याद रखना बेटा, जीडीपी से कभी भी देश की पर कैपिटा इनकम का लेन देन नहीं होता है। आपने अगर एक स्पीच सुनी हो मोदी जी की, तो मोदी जी कहते रहते हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है,
हाँ, नो डाउट प्रोडक्शन में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट पर कैपिटा इनकम में हमारे हाल बहुत खराब है, हद से ज्यादा खराब है। तो आप ये मत समझना कि इंडिया अगर फर्स्ट पे भी आ गया तो बहुत टफ काम है, क्योंकि अभी हम आई गेस 4 या 5 ट्रिलियन पे चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और जो चाइना यूएस वगैरह है वो 26-27 ट्रिलियन पे चल रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज जंप विच इंडिया हैज टू टेक, बट इफ इंडिया विल टेक दैट जंप, तो इट डज नॉट मीन कि लोगों की पर कैपिटा इनकम में भी उतना फर्क आ जाए। ठीक है, फिर देखोगे मैंने तुमको बोला था, ये उधर फ्लो चार्ट में नहीं था, बोला था टर्शरी सेक्टर एज अ पाइवोटल रोल इन द इकोनॉमी सपोर्ट द आंसर्स। तो सर, क्या टर्शरी सेक्टर ऐसा कर रहा है कि वो इतना इंपॉर्टेंट बन गया है? पहले तो डे टू डे की बेसिक सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में, जैसे आप जब पैसा कमाओगे तो एटीएम जाओगे, अच्छे स्कूल्स अपने बच्चों को करवाओगे, अच्छी एजुकेशन तो होगी होगी, अच्छी हेल्थ पे फोकस करोगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, अच्छी घूमने निकलोगे, तो वो सारी चीजें टर्शरी सेक्टर के अंदर ही तो आती है। लेट्स आप इंदौर में, आपने बोला चलो अपन है ना मुंबई महाराष्ट्र चलते हैं, तो आप वहां जाओगे, 3-4 हजार रुपए 5 हजार रुपए खर्चा करोगे, तो वो टर्शरी सेक्टर में जा रहा है। तो वो सारी चीजें डे टू डे एक्सपेंसेस में, जैसे रिटेल एंड कस्टमर सर्विस, चाहे वो ग्रोसरीज हो गई, क्लोथिंग हो गई, ये सारी चीजें किस में आती है? टर्शरी में आती है। हेल्थ केयर सर्विस, जो पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप हॉस्पिटल्स जाते हो, डे टू डे चेकअप्स होते हैं उसके अंदर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हम बोल रहे थे, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर टर्शरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड ने जो लास्ट ईयर पूछा था। एक और क्वेश्चन, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, वही एग्रीकल्चर वाला। हाँ, ये देखो, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट 2025 में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा। तो इनफॉर्मल में रेट ज्यादा रहता है, प्रोसीजर नहीं होते, कोलेटरल जरूरी नहीं होता, कोई बॉडी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, पुअर सेक्शन ज्यादातर करते हैं, और कोई बुक्स नहीं है, प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर कम होता है, प्रोसीजर मैंडेटरी है, भले टाइम लगता है बट प्रोसीजर, कोलेटरल तो जरूरी है, आपको गिरवी तो रखना ही है, रजिस्टर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आरबीआई गवर्न करता है, रिचर सेक्शन या मीडियम सेक्शन के लोग इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आपके सारे पॉइंटर डिफरेंस आ जाएंगे। ये देखो, ये आ गया पिछले साल का ही, द डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज डिफर, अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। किसी गरीब का गोल हो सकता है कि उसे 2 वक्त की रोटी खानी है, हमारा गोल हो सकता है कि हमें अच्छे एजुकेशन मिलाना है। हम कभी जाते हैं ना ऐसे बाहर, मतलब ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो देखते हैं किसी इंसान को कि ये बेचारा महीने के 10 हजार रुपए के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। फिर हम खुद की तरफ देखते तो हम ये फील करते हैं कि यार, उस प्रभु परमात्मा ने, कृष्ण ने कितनी कृपा बरसाई है कि भैया हमको वो नहीं करना पड़ा जो वो कर रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं बेटा बहुत पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, क्योंकि जो अभी मार्केट में हाल खराब है ना, लोगों के 10-15 हजार की नौकरियां नहीं लग रही। सोच के देखो, 10-15 हजार रुपए की नौकरियां नहीं लग रही। तो जितनी मेहनत हम करते हैं, जितने अच्छे, आप लोग समझते पढ़ाई से कुछ नहीं होता, होता है। अच्छे एग्जाम्स हम क्लियर करें, अच्छी स्किल्स लाएं, अच्छी चीजों में वर्क करें, तो गारंटीड जॉब पर्सपेक्टिव में बहुत फर्क पड़ता है। वही है कि गरीब का गोल अलग, अमीर का गोल अलग, एक गर्ल का गोल अलग, एक बॉय का गोल अलग, एक वर्कर का गोल अलग, एक फार्मर का गोल अलग, सबकी अपनी अपनी नेसेसिटीज है। देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्टेटस पे, जैसे मैंने बोला, कोई लैंडलेस लेबर है तो वो सब खाना ढूंढेगा, एक लार्ज फार्मर इरिगेशन फैसिलिटीज पे गोल करेगा। फिर सोशल बैकग्राउंड कैसा है, कि भाई वो कैसे सोसाइटी में रहते हैं, वुमेन जैसे इक्वालिटी, सेफ्टी, एजुकेशन पे एक्सेस करेगी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दलित्स वगैरह बोलेगी कि हमको इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले। रीजन वाइज भी डिफरेंट होता है, जैसे अर्बन एरियाज में अलग प्रायोरिटी, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, रूरल एरिया में बेटर एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फेयर शॉप्स, ये सारी चीजें बहुत अलग अलग है, बहुत डिपेंड करता है। डेवलपमेंट गोल काफी डिफर करते हैं चीजों के ऊपर। फिर देखोगे आरबीआई, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आरबीआई कैसे सुपरवाइज करता है? आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी बोला जाता है, फॉर्मल सेक्टर का देवता बोला जाता है। कैसे फंक्शनिंग को करता है? तो जैसे मैंने बताया, सारे फॉर्मल सेक्टर को कैश बैलेंस मेंटेन करता है,
ये भी देखते हैं कि कोई बैंक सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा है, अमीरों को तो लोन नहीं दे रहा है। ये बैंक्स को इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, ऑडिट्स होते हैं, रेगुलर चेकअप्स होते हैं कि भैया इस बैंक में ये धांधली। अगर कोई बैंक आरबीआई की बात ना माने तो फिर तो झटके ही झटके पड़ेंगे। आप पेटीएम बैंक्स का एग्जांपल देखना कभी। सजेस्ट 3 ways to create more employment in urban sector। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ब्रिजेस बनाओ, मेट्रो बनाओ, वर्कर्स की नीड होगी, इंडस्ट्रीज खड़ी करो, स्कीम्स लेके आओ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करो, वहां पर आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाए। नीड टू चेंज एजुकेशन पॉलिसी, काफी जरूरत है एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को प्रमोट किया जाए, मशीन को कम किया जाए ताकि लेबर को जॉब मिल पाए। पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से यूज किया जाए और बढ़ाया जाए ताकि इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। और टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, आपकी बुक में लिखा है नीति आयोग, जिसका पहले का नाम प्लानिंग कमीशन था। नीति आयोग ने बताया कि भैया आप टूरिज्म सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हो, काफी जगह है जहां अभी भी टाइम बाकी है। ये देखो, इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ एसएचजी, 5 नंबर का क्वेश्चन, कैसे आप वर्किंग सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे, ये पूरा लिखा हुआ है। और बेटा इसकी पीडीएफ तेरे को नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, मत चिंता करना, वहां जाएगा तो मिल ही जानी है। तो एसएचजी में 10 से 20 मेंबर्स होते हैं, रेगुलर सेविंग्स एंड लो होते हैं, लो इंटरेस्ट होता है, एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट, सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है, गरीबी की, डे टू डे एक्टिविटीज की, सबकी बात होती है। सोशल स्टेटस में इंप्रूव्ड होता है, ये सारी चीजें एसएचजी में बात करी जाती है। एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बेटा जितना चीप क्रेडिट होगा, सस्ता क्रेडिट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, उतना उतना देश में नए बिजनेसेस खुलेंगे, नए वेंचर्स खुलेंगे, नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, उतना हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा पाएंगे। पहले दुनिया बोलती थी जॉब सीकर, मतलब हम जॉब ढूंढेंगे। आज दुनिया का मोड है वी वुड बी जॉब प्रोवाइडर्स, कि भैया हम जॉब देंगे, है ना, हम इतने सर्व उत्तम बनेंगे कि हमारे पास लोग जॉब लेने आएंगे, हम उनको कमाई करके देंगे, वो सारी चीजें। तो देखो, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन होता है क्रेडिट से, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का जन्म होता है, पॉवर्टी एलिवेट होती है, एलिवेट मतलब खत्म होती है, ये सारी चीजें आपको क्रेडिट से देखने को मिलेगी। ये देखिए, हाउ डिड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, याद करो बोला था रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, मनमोहन जी ने 1991, प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, तो ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर। जैसे बिफोर 1991 ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे, 1947 आजादी में लगाए थे, फिर भागे जाके फिर इसको हटाया, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो काफी फायदा हुआ है, विदेश की कंपनीज भारत में आना चालू हुई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चालू हुआ है, जीडीपी बढ़ना चालू हुई है, ग्रोथ अच्छी हो गई है, ये सारी चीजें हुई। फिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने, सीबीएसई 2025 में आया था, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, तो वही लोकल प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस समय में आजादी हुई थी तो देश में काफी गरीबी भी थी, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन में जनरली भी क्वेश्चन आ जाता है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो वही ग्लोबलाइजेशन कैसे एक इंटरकनेक्शन है, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो तो बाहर की विदेश की कंपनी है, स्प्राइट पीते हो, कोको कोला पीते हो, आप फॉरेन के क्लोथ्स पहनते हो, तो सब इंटीग्रेशन के अंदर आता है। देखो, एक तो ट्रेड, जैसे फोन एक मैन्युफैक्चर में हो रहा है और उसके कंपोनेंट्स किसी और कंट्री में, है ना, आईफोन है तो तुम बोलोगे ये आया विदेश से, बट उसके कोई पार्ट्स भी कहीं और से आ रहे होंगे, ऐसा। फिर ट्रैवल, ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल इंटरचेंज होता है, ग्लोबल लर्निंग बहुत बढ़ जाती है कि आप जब ट्रैवल करते हो तो 10 चीजें ढूंढते हो, तो 10 चीजों में फायदा होता है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये जो जूम है, ये जो मीट है, ये इसी का तो एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट होता है, एक कंपनी, अब मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में आना है, मान लो एक जगह दुकान लगानी है तो 5-7 लाख रुपए लगेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है। फिर कल्चर एक्सचेंज होता है, ऐसा नहीं कह सकते अब वो इंडिया आ रही है तो इंडिया के तौर तरीके सीखेगी, इंडिया के लोगों से मिलेगी, इंडिया की चीजों से सीखेगी, तो कल्चर एक्सचेंज होता है। अच्छा क्वेश्चन है रैपिड इंटीग्रेशन का, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वही जो हमने बोला कि कम्युनिकेशन इज द मीडियम है जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आसान, आज एक क्लिक से एक बैंक से दूसरे बैंक में सामान चले जाता है,
कितना बढ़िया हमारे देश का यूपीआई, आपको पता होगा ना, वर्ल्ड वाइड बेस्ट माना जाता है। एक छोटे से छोटे ठेले वाला भी आजकल यूपीआई रख रहे हैं, कितना फायदेमंद चीज है। ट्रांसपोर्टेशन, कितना फास्ट कार्गो शिप्स हो गई है, हाई स्पीड ट्रेन हो गई है, वंदे भारत ट्रेन हो गई है। तो ये सब दिखाता है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन से टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा हो रहा है। इंफॉर्मेशन एक्सेस, चाहे कल्चर हो, डिफरेंट लैंग्वेज हो, कस्टम्स हो, सिर्फ फ्यू क्लिक्स। आज मुझे कोई लैंग्वेज देखनी है, मैं 2-3 क्लिक करूंगा, आई विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो काफी फायदा मिलता है। ई कॉमर्स या ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी में इनेबल्ड हुई है। फिर recent evidence suggests that overuse of groundwater, जो मैं तुमको बोल रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत आता है सीरियस थ्रेट टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो एक तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल हो रहा है, वाटर स्केर्सिटी है, लैंड की क्वालिटी इश्यूज बहुत आ रहे हैं, पानी खराब निकल रहा है। अभी हमारे इंदौर के एक एरिया में भागीरथपुरा के अंदर ग्राउंड वाटर क्राइसिस हुए, नहीं करके आई गेस 10-12 लोग मारे गए क्योंकि पानी में कुछ एडल्ट्रेशन हो गया था, पानी में कुछ खराबी हो गई थी। ऐसे ऐसे हाल हो रहे हैं। फिर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, देश के हाल तो ठीक है, नेचर के हाल खराब चल रहे। नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तो काफी ग्राउंड वाटर इतनी बड़ी समस्या है। चलो आप क्या, घर में तो 24 घंटे शायद पानी भी आता हो, बट भैया कुछ राज्य, कुछ शहर, कुछ गांव, कुछ कस्बे ऐसे हैं जहां 24 घंटे के, दिन के 5 घंटे भी पानी नहीं आता। ऐसे हाल इतने खराब हैं, तो सोच के देखो कि क्या सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन। सर आपने 2024 के तो नहीं कर रहा बेटा, जो जो मेन थे मैंने सब डाल दिया। 2024 लिखा नहीं बट सब डाल दिया, सब कवर्ड हो गया, सब कवर्ड हो गया, कुछ भी नहीं छूटा है, मेरी जिम्मेदारी है, थोड़ा मान के चल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे ज्योग्राफी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।